नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं सौरभ शर्मा। उत्तर प्रदेश में वोट पड़ने में महज एक हफ्ता बाकी है। हर पार्टी अपना पूरा दमखम लगा रही है। इस बार के चुनाव में जो सबसे दिलचस्प लड़ाई है वो है गठबंधन की लड़ाई। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के साथ लड़ने पर बीजेपी लगातार हमले बोल रही है। बात गर्मी उतार देने से गर्मी पहुंचा देने तक हो गई। और आज हम अपने मेहमानों के साथ बहस करेंगे, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जमीन पर क्या चल रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि बीते 4 दिनों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे हैं कि अभी जो प्रत्याशी वोटरों को धमका रहे हैं उनकी गर्मी 10 मार्च के बाद शांत हो जाएगी। कल बुलंदशहर में उन्होंने यही दोहराया। लेकिन आज अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ को जवाब दिया, और क्या जवाब था ये सुनिए। जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही है ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। पता नहीं मुख्यमंत्री क्यों भाषा बदल रहे हैं। और मुझे लगता है कि जो हवा चल रही है पहले चरण में, यहां के लोगों ने ऐसी हवा चलाई है कि भारतीय जनता पार्टी और खासकर मुख्यमंत्री जी, उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहा जाए। वो हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो कोई कंप्रेसर थोड़ी है कि हमें ठंडा कर देंगे। हमारे बहुत सारे लोग हैं, जानते होंगे, फ्रिज में ठंडी चीज रखने के लिए कंप्रेसर होता है। कंप्रेसर खराब हो जाए तो क्या मुख्यमंत्री जी हमारे कंप्रेसर हैं? और जो लोग कह रहे हैं, गर्मी की बात कर रहे हैं, हम उन्हें भरोसा दिलाना चाहते हैं कि गठबंधन की सरकार बनेगी तो भर्ती दी जाएगी, भर्ती खोली जाएगी। गर्मी नहीं, भर्ती। नौजवानों को भर्ती के लिए उन्हें देने का काम, उनको नौकरी देने का काम गठबंधन में होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी हमलावर हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अमरोहा में थे। उन्होंने जाट, मुसलमान, अखिलेश के वहां गठबंधन पर बात की और साफ साफ कहा कि अखिलेश लाल पोटली को तिनका समझ रहे हैं जो उन्हें डूबने से बचा नहीं सकती। समाजवादी पार्टी के हालात कितने खराब हो चुके हैं, कितने बदतर हो चुके हैं। अब वह लाल पोटली हाथ में लेकर घूम रहे हैं। लाल पोटली, बहनों भाइयों, जो डूबता होता है उसके लिए तो तिनके का ही सहारा काफी होता है। अब समाजवादी पार्टी भी इस बार के चुनाव में पूरी तरह से डूबने जा रही है, इसलिए उन्होंने लाल पोटली का सहारा ले लिया। गृहमंत्री अमित शाह ने आज जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन पर ही सवाल उठा दिए। बुलंदशहर के अनूप शहर में अमित शाह ने कहा कि जयंत किसी मुगालते में ना रहें। एक तो सरकार बनेगी नहीं, और अगर बन भी गई तो अखिलेश आजम खान की सुनेंगे, जयंत चौधरी की नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को साथ में बिठाया है। देखा था ना, जयंत चौधरी जी को बिठाया था, दिखाए। हमें जयंत चौधरी जी को ऐसा है, सरकार तो बननी ही नहीं, ये समझ कर चलना, नहीं बननी है। अगर जयंत चौधरी जी के मन में है कि सरकार बनेगी तो अखिलेश बाबू उनकी सुनेंगे। अरे जयंत बाबू किस मुगालते में हो जो अपने पिताजी और चाचा जी की नहीं सुनता, वो आपकी क्या सुनेगा? चलिए, तो सारे मुद्दे आपके सामने, मेहमान जुड़े हुए, स्वागत करते हैं उनका और शुरू करते हैं आज की चर्चा। सुब्रत पाठक साहब सांसद हैं कन्नौज से, भारतीय जनता पार्टी के। स्वागत है आपका सुब्रत पाठक साहब।
हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और प्रवक्ता अब्दुल हफीज गांधी साहब। गांधी साहब का बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। हमारे साथ आरएलडी से अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं। मिश्रा जी, स्वागत है आपका भी। किसान नेता पुष्पेन चौधरी जी आज इंडिया टीवी के मंच पर हैं, आपका स्वागत है पुष्पेन जी। और भाजपा समर्थक हैं शिवम त्यागी जी हमारे साथ हैं। शिवम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। देखिए, मुद्दा तो आज यह है कि पहले फेज में जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है उसमें सबसे बड़ा मुद्दा है गठबंधन। बीजेपी के नेता बार बार यह दावा कर रहे हैं कि जमीन पर गठबंधन फेल है, गठबंधन नहीं चल रहा, वोट ट्रांसफर नहीं हो रहा और आरएलडी से और जयंत चौधरी से ही जाट समाज नाराज हो गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है हम अपने मेहमानों से बात करेंगे तो पता चलेगा। लेकिन मैं पहले ये जो आज जवाब योगी आदित्यनाथ को दिया है अखिलेश यादव ने गर्मी वाले मुद्दे पर, उस पर सुब्रत पाठक साहब आपके पास आना चाहता हूं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 10 मार्च के बाद गर्मी निकाल देंगे, शिमला बना देंगे। तो आज अखिलेश यादव ने पूछा कि बाबा मुख्यमंत्री हैं या कंप्रेसर हैं जो गर्मी निकाल देंगे? देखो, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूं कि अखिलेश जी पिछली बार 2017 में जब से वो मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं तब से वो बहुत ही अधिक फ्रस्ट्रेशन में हैं। और मुझे लगता है कि उनको सिर्फ एक ही चीज लगती है कि वो मुख्यमंत्री केवल वही, उनके अंदर ही मुख्यमंत्री बनने की योग्यता है। एक साधारण ये संत यदि मुख्यमंत्री बन जाता है तो शायद उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी ने जो शब्द कहे वो किसके लिए कहे? पश्चिम में वो खासकर गुंडे जो 2017 से पहले जो पूरी तरीके से गुंडागर्दी करते थे और पूरी तरीके से जिस प्रकार से वहां के ऊपर लोगों में उनके एक आतंक का एक इस कदर आतंक होता था कि निश्चित रूप से शाम को 5 बजे के बाद लोग घरों से निकलना बंद कर देते थे। तो कुल मिलाकर एक ऐसे लोग, अब जब चुनाव आया है तो शायद वो इस यह सोचकर कि अभी जिस प्रकार से आचार संहिता लगी हुई है तो निश्चित रूप से वहां के ऊपर कुछ लोगों को धमकी दे रहे हैं, कुछ गुंडागर्दी का इस तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इनकी गर्मी शांत हो जाएगी। तो कुल मिलाकर, लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश जी ने कहा, अब अखिलेश जी का फ्रस्ट्रेशन बताता है कि गर्मी कौन दिखता है, गर्मी में कौन दिखता है? आप बताइए। अखिलेश जी लगातार, मैं तो देख रहा हूँ 2-2.5 साल से लगातार सूची बना रहे हैं कि सरकार आएगी तो इनको देख लेंगे, सरकार आएगी तो उनको देख लेंगे। कभी अधिकारियों की सूची बनाने लगते हैं, कभी नेताओं की सूची बनाने लगते हैं, कभी पत्रकारों को पिटवाने लगते हैं। कोई पत्रकार यदि उनके जैसा प्रश्न ना पूछे तो निश्चित रूप से उस पत्रकार के ऊपर भी चढ़ बैठते हैं। आप कह रहे हैं कि धमकाने वाली प्रवृत्ति अखिलेश यादव में है। योगी आदित्यनाथ तो गुंडा एलिमेंट्स को, अपराधी एलिमेंट्स की गर्मी निकालने की बात कर रहे हैं गांधी साहब। तो क्यों दिक्कत हो रही है अखिलेश यादव जी को? सौरभ जी, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी सुब्रत जी बोल रहे थे कि फ्रस्ट्रेशन में कौन होता है? फ्रस्ट्रेशन में वो होता है जिसकी शब्दावली बदल जाती है, जिसका जो बात करने का तरीका है वो बदल जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से योगी जी की भाषा देखिए, योगी जी वही भाषा बोल रहे हैं जो मुख्यमंत्री बनने से पहले बोला करते थे। उनकी भाषा बिल्कुल वैसी ही हो गई है। अभी किस तरह की भाषा है कि गर्मी निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। समाजवादी पार्टी प्रोग्रेसिव और सकारात्मक पॉलिटिक्स करती है। आज अखिलेश जी ने बोला कि हम गर्मी निकालने वाले नहीं है, हम जॉब्स देने वाले हैं, हम जॉब क्रिएट करेंगे। 10 लाख का हम वादा कर चुके हैं, 22 लाख का हम जो आईटी सेक्टर में वादा कर चुके हैं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर चुके हैं। तो समाजवादी पार्टी जो है वो सकारात्मक पॉलिटिक्स करना चाहती है। समाजवादी पार्टी सर्वजन की जो पॉलिटिक्स है उसकी पॉलिटिक्स करना चाहती है। हमारी भाषा में कोई फ्रस्ट्रेशन नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तो योगी जी की भाषा में दिखता है। चलिए ठीक है, ये तो मुद्दा आज हमने इसलिए चुना क्योंकि योगी जी बार बार ये बात कह रहे थे और आज अखिलेश जी ने जवाब दे दिया। अब मैं इससे आगे बढ़ रहा हूं। अब मैं चुनाव की बात आप लोगों से करना चाहता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? पुष्पेन चौधरी जी तो कोई नेता नहीं है, ना इस दल के ना उस दल के। तो पुष्पेन जी, मुझे बताइए गठबंधन का कितना जोर है पश्चिम उत्तर प्रदेश में? देखिए सौरभ जी, गठबंधन से जो है ये समझ लीजिए कि गठबंधन को बहुत बड़ा लाभ किसान आंदोलन के माध्यम से हो रहा था। लेकिन गठबंधन ना तो मुद्दे पे टिक रहा है। किसानी खेती के जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा ना करके गर्मी निकाल देना, चर्बी उतार देना, घुस भर देना। अभी इनके एक विधायक ने कहा कि भाई हिंदू गर्दी चल रही है। एक तो इन्होंने एजेंडा खराब कर दिया सारा का सारा। जो हवा हमने तैयार की थी किसान आंदोलन की, उस हवा को इन्होंने और माहौल को खराब करने का काम कर दिया, पहली बात। दूसरा, जो गठबंधन ये किया गया है, पहले से हम कहते आ रहे हैं कि भाई आप उन लोगों से गठबंधन कर रहे हैं जो ऐतिहासिक रूप से आपके विरोधी रहे। जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, जो खून पसीने से हमारे बाप दादाओं ने तैयार की थी, उसको छीन के कौन भागे? 89 में मुलायम सिंह यादव जी ने पटकनी आपके पिताजी को, चौधरी अजीत सिंह जी को मारी। आप आज उन्हीं की गोद में बैठ गए। आपके पिताजी चौधरी अजीत सिंह खुद कहते थे कि जिस गाड़ी में जो है लगा हो सपा का झंडा, उस गाड़ी में बैठा गुंडा
उस पर आप चले गए। जो जाट आरक्षण, जाट क्योंकि प्रमुख रूप से जो है आपके राष्ट्रीय लोकदल के समर्थक हैं, जाट आरक्षण का जिन्होंने विरोध किया सुप्रीम कोर्ट तक उसको कटवा के माने, उसकी गोदी में बैठ गए। जो चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह जी का सपना था कि पश्चिम उत्तर प्रदेश अलग राज्य बने, हरित प्रदेश बने, उसके विरोधी जो थे उनके आप गोदी में बैठ गए। भाई इनको वोट बिल्कुल नहीं देना चाहते हैं। और जिस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी की हिंदू मुस्लिम एकता को खंडित करके कवाल कांड के बाद और मुजफ्फरनगर दंगों के बाद आपको राजनीतिक रूप से कमजोर करने का काम जिन लोगों ने किया, आप उन्हीं के साथ चले गए। हमें तो आशा थी कि पुनर्जीवित इस किसान आंदोलन के माध्यम से सारी की सारी किसान राजनीति को करने का आप काम करेंगे। नहीं देखिए, मुझे तो हैरानी हो रही है, मुझे पुष्पेंद्र जी मुझे हैरानी हो रही है क्योंकि आप किसान आंदोलन के दरमियान लगातार आपसे बात होती रही और आप बीजेपी की नीतियों के बड़े खिलाफ हैं, ये मैं जानता हूं, कृषि को लेकर के। अभी जो बजट आया उस पर भी आपने अपनी राय रखी, उस पर भी आपको आपत्तियां थी, लेकिन मुझे तो लगा था कि आप गठबंधन के समर्थक होंगे। ये नाराजगी जो है ये आपकी व्यक्तिगत नाराजगी है या जमीन पर कुछ और लोगों की भी है? देखिए, मैं बता रहा हूं बहुत स्पष्ट रूप से, जिस तरीके से गठबंधन हुआ इससे बिल्कुल भी जो है किसान विशेषकर जाट प्रसन्न नहीं है। और इनको गठबंधन यदि करना था तो चंद्रशेखर रावण की पार्टी से करते, दलित आपको मिलते, आप कांग्रेस से कर लेते और आपको अन्य जातियां भी मिलती और जाट आपके साथ थे, तो मुसलमानों की तो बीजेपी को हराने के लिए आपके साथ आने की मजबूरी थी। लेकिन वो किसान और हिंदू मुसलमान एकता को छोड़ करके आप इनकी गोदी में बैठ गए। अब इन्होंने क्या किया? नहीं तो ये नहीं, एक सेकंड, ये अलायंस जो है, गठबंधन जो है, ये हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ कैसे है? देखिए, इन्हीं लोगों ने तो जो कवाल कांड हुआ था, मुजफ्फरनगर कांड हुआ था, उसमें एक तरफा जो एक्शन इन्होंने लिया था, भाई वो एक घटना हुई थी, उसमें जो दोषी थे वो जेल चले जाते तो वो घटना नहीं होती, हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहती। लेकिन क्योंकि समाजवादी पार्टी जानती है कि वेस्टर्न यूपी में यादव तो है नहीं, जाट और मुसलमान को भिड़ा दो, वो इन्होंने भिड़ाने का काम किया, आप फिर उन्हीं की गोदी में बैठ गए। अरे जो सारी राजनीतिक करियर आपके पिताजी का, चौधरी अजीत सिंह जी का, इन्होंने खत्म करने का काम किया, आप फिर वहां जाकर के बैठ गए। मैं जरा जवाब ले लूं, मैं हमारे साथ अनुपम जी आरएलडी से, अब्दुल हफीज गानी साहब सपा से, मैं दोनों से आपकी बात का उत्तर दूंगा। मैं फिर ये स्पष्ट कर दूं, एक वाक्य और मैं, अच्छा बोले, आप कंप्लीट कर दीजिए। एक मैं वाक्य और ये कहना चाह रहा हूं, अभी भी जो 32 सीटें आपके दी गई हैं, उनमें से जो है 1/3 सीटों पर इन्होंने अपने कैंडिडेट समाजवादी पार्टी ने भेज दिए हैं। बाकी आपने ऐसे लोगों को, थैली शाहों को और धन्ना सेठों को दे दिए जिसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अरे ये सारे फुर उड़ जाएंगे जब जैसे ही जीतेंगे, विधायक इनको बनाओगे वहां चले जाएंगे। चलिए ठीक है, आपने एक किसान नेता होने के नाते अपनी बात कही है, मैं जवाब ले रहा हूं अनुपम मिश्रा जी से। पहले आपकी बातों को मैं जवाब लेता हूं क्योंकि आपके सवाल सारे जो है वो आरएलडी से ज्यादा है, जयंत चौधरी साहब से ज्यादा है। जी अनुपम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और पुष्पेंद्र जी की राय अपनी व्यक्तिगत राय हो सकती है और हो सकता है इनकी बातों में कुछ हद तक सच्चाई भी हो, मैं इनकी बातों से इनकार बहुत नहीं करूंगा क्योंकि इनकी अपनी स्वतंत्र सोच है, ये अपनी सोच रखते हैं और उसको इन्होंने यहाँ पे इजहार भी किया है। लेकिन मैं इस समय चुनाव के उस पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में ही हूँ और मैं चुनाव अभियान में ही हूँ, मैं जमीन पर हूँ और मैं देख रहा हूँ कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। रही बात जाटों की और किसानों की, तो मैं दोनों से रूबरू हो रहा हूँ, गांव गलियों से गुजर रहा हूँ। पूरा जो आवाम है वो राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के पक्ष में है और सभी चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ऐसा हो कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आए। रही बात कि भूतकाल में क्या हुआ और पहले कौन कौन सी घटनाएं घटी, अगर हम उनको ध्यान में रखेंगे और उन्हीं पर बात करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि भविष्य के लिए हम कोई भी चीज ऐसी खड़ी कर पाएंगे। ये बात अनुपम जी, अगर ये बात योगी जी कहते हैं या अमित शाह कहते हैं, बार बार मुजफ्फरनगर का दंगा याद दिलाते हैं, कमाल का कांड याद दिलाते हैं, तो वो तो उनकी राजनीति है, वो समझ में आती है, वो तो चुनाव लड़ रहे हैं। अब ये पुष्पेंद्र चौधरी अगर ये बात कह रहे हैं कि भाई वो घटना नहीं भूल सकते और उसके लिए ये सपा को जिम्मेदार मानते हैं, तो मतलब ये तो कोई पॉलिटिकल बात नहीं हुई ना। नहीं, मैंने आपसे शुरुआत में ही कहा कि मुझे पुष्पेंद्र जी की कही हुई किसी बात से, वो उनका एक अपना व्यक्तिगत राय है, व्यक्तिगत दृष्टिकोण हो सकता है और सभी को अपनी व्यक्तिगत राय रखने का अधिकार है। लेकिन हम एक राजनीतिक दल के रूप में जब हम जमीन पर हैं और हम लोगों के बीच में हैं तो हमारे लिए उन लोगों की भी राय महत्वपूर्ण है। और मैंने आपसे अभी मैं कह रहा था कि जयंत जी अपने आप में परिपक्व हैं, वो भी समझ रहे हैं। हमारे पार्टी में एक संसदीय बोर्ड है जिन्होंने सबने सब कुछ देखा है, धरातल पर जो महसूस किया, जो उसकी सच्चाई थी, उसके अनुसार हम लोग आगे बढ़े हैं। आप कह रहे हैं कि जो पुष्पेंद्र जी की भावना है ये कोई आम भावना नहीं है और जो सेंटिमेंट है गठबंधन के साथ है, बीजेपी के खिलाफ है। मैं शिवम जी में आ रहा हूं 1 मिनट में, जरा इसका एक जवाब पुष्पेंद्र जी दोबारा दे दे। आपने सुना आरएलडी के प्रवक्ता को, पुष्पेंद्र जी।
देखिए, अभी भी मैं बता दूं, जब पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के प्रश्न जो है अखिलेश यादव से पूछे जा रहे हैं, उन्होंने क्या एक बार भी कहा कि वे जयंत चौधरी को हम उप मुख्यमंत्री बनाएंगे? इसी प्रकार से मुस्लिम भाई जो हमारे हैं, जैसे मुजफ्फरनगर में 42% मुसलमान है, उनको एक को भी आपने टिकट नहीं दिया। आप घोषणा क्यों नहीं करते हैं कि एक मुख्यमंत्री जो है मुसलमान, उप मुख्यमंत्री मुसलमान भी होगा? ये केवल वोट देने के लिए और दरी बिछाने के लिए, और जाटों का प्रयोग आप केवल इसलिए करना चाहते हैं। आप उप मुख्यमंत्री जयंत चौधरी को क्यों घोषित नहीं कर रहे हैं? मैं जो है समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूँ, गन्ने के विषय में आपने क्यों घोषित नहीं किया? वहां जब मुजफ्फरनगर आप गए थे, आपने क्यों घोषित नहीं किया कि हम सिसौली में जाकर के किसान नेताओं का और टिकैत साहब का आशीर्वाद लेंगे? आप आलू की प्राइस क्यों नहीं घोषित करते कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलेगी? वेस्टर्न यूपी में एक हाई कोर्ट की बेंच हम देंगे। अरे आप वेस्टर्न यूपी को आज ही से दबाना आपने शुरू कर दिया। 1/3 टिकट छीन लिए, 1/3 पे अपने आदमी भेज दिए, बाकी जो है हुरपुर हो जाएंगे। इस तरीके से चलने वाला टिकट किसके छिने? किसके टिकट छिने? मैं गांधी जी जवाब देंगे। पुष्पेंद्र जी, टिकट कैसे छिन गए? गठबंधन में टिकट किसके और कैसे छिन गए? मैं बताता हूँ। टिकट ऐसे छिन गए, जैसे आप उदाहरण के तौर पर मार्ट की सीट है मथुरा में, केवल 450 वोटों से जो है राष्ट्रीय लोकदल का आप प्रत्याशी पिछली बार हारा था। वो सीट पर दोनों ने पहले पर्चा भर दिया, राष्ट्रीय लोकदल ने भर दिया और समाजवादी पार्टी ने भर दिया। बाद में समाजवादी पार्टी के पास वो सीट चली गई। अरे वो आपकी जीती हुई सीट थी। इसी तरह सिवाल खास पे जो मेरठ की सीट है, उस पर जाट प्रत्याशी होता था, आपने हमसे वो सीट छीन ली, अपना प्रत्याशी दे दिया। इसी तरह बिजनौर में किसी और को दे दिया। तो ये तमाम सीटों ठीक है, एक सेकंड, अब्दुल हफीज गांधी साहब जवाब देंगे। ये कह रहे हैं कि गठबंधन में ये बराबरी का गठबंधन नहीं है। सौरभ जी, जब कोई गठबंधन होता है तो उसमें इंटरनल बातें होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, और जब कोई समझौता होता है तो दोनों तरफ जब खुश होते हैं तभी कोई समझौता पॉसिबल हो सकता है। मुझे पता नहीं पुष्पेंद्र जी जो बातें कह रहे हैं वो इनको कहां से पता लग रही हैं। जयंत जी और अखिलेश जी मजबूती के साथ दोनों लोग खड़े हुए हैं, और जहां तक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का सवाल है, पहले सत्ता हासिल करिए। पूरा का पूरा सब जो है समाजों का ध्यान रखा गया है, सत्ता हासिल करनी है। और जहां तक उप मुख्यमंत्री की बात है, अभी सरकार आने दीजिए, बहुत सारी चीजें हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इस सरकार में भी उप मुख्यमंत्री थे, उनका क्या हाल था हम सब लोगों ने देखा, क्योंकि उप मुख्यमंत्री का पद कोई संवैधानिक पद नहीं है। बड़े बड़े मंत्रालय मैं समझता हूं कि मिलने चाहिए, हर समाज को मिलने चाहिए। इसका हम पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। और मैं बार बार दोहरा रहा हूं, ये जो गठबंधन है ये नेचुरल अलायंस है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो पॉलिटिक्स है उसका केंद्र किसान रहा है हमेशा से। इनका सबसे बड़ा आरोप आप पर यह है कि ये गठबंधन इसलिए नेचुरल गठबंधन अलायंस नहीं है क्योंकि आप लोग जिम्मेदार हैं 2013 मुजफ्फरनगर दंगों के लिए। इनका यह कहना है हिंदू मुसलमान एकता को तोड़ने का काम आपकी सरकार में हुआ था। सौरभ जी, मैं बहुत देर से देख रहा हूं कि आप वही सवाल जो है रिपीट कराना चाहते हैं बार बार। मैं कह रहा हूं कि हम सकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं, हम प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। गांधी साहब, इसमें मुझे एक बताइए, पुष्पेंद्र चौधरी कोई आपके खिलाफ तो रहे नहीं है। ये तो बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं। ये मुद्दा अगर ये उठा रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है? सुन लीजिए सौरभ जी, सुन लीजिए। हाँ। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि नेचुरल अलायंस है। आज वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की जरूरत ही अलायंस है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो किया वो पुष्पेंद्र जी को अच्छी तरह से पता है। किसी भी किसान यूनियन को 3 फार्म लॉज लाने पर कंसल्ट नहीं किया गया था, और जिस तरह से संसद में पास कराए गए, तो हम इस अलोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ हैं और हम पूरा का पूरा साथ। चलिए ठीक है, पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं किसान आंदोलन ने एक बड़ी हवा आपके पक्ष में बनाई थी, लेकिन उसको इस अलायंस में जिस तरीके से सीटों का बंटवारा हुआ या ये अलायंस हुआ, उनको इस पर भी एतराज है। उससे जो है वो हवा जो है वो अब कम हो रही है। शिवम त्यागी को मैं लाना चाहता हूं, पश्चिम उत्तर प्रदेश से ये भी आते हैं, समझते हैं वहां की राजनीति को भी। शिवम, बात गठबंधन की है। सपा कह रही है नेचुरल अलायंस है, पुष्पेंद्र चौधरी कह रहे हैं अलायंस नहीं होना चाहिए, आरएलडी कह रही है कि अलायंस जमीन पर काम कर रहा है। सौरभ जी, मैं पिछले 15 दिन से आपके शो पर लगातार यही तो चीज कह रहा हूं जो पुष्पेंद्र जी ने आज कहा। मुझे खुशी है कि उन्होंने इस पर बात की। रिप्रेजेंटेशन कहां है? मुझे तो बस आज आवाज का ही फर्क लगा। मुझे ऐसा लगा कि शिवम त्यागी बोल रहे हैं उधर से, बट ये अच्छी बात है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर एक घर में 5 वोट हैं तो हर घर से 4 वोट भारतीय जनता पार्टी को है। 5वीं भी शायद सेंटिमेंटली चौधरी अजीत सिंह जी से और चरण सिंह जी से जुड़ी हुई है, तो शायद इनको मिल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एक उन्होंने और बहुत अच्छे तरीके से कहा पुष्पेंद्र जी ने, मैं मानता हूं इस बात को, और साबित भी किया कि एक हवा बनाने की कोशिश हुई और किसान आंदोलन के माध्यम से पर्टिकुलरली उसको जाति का आंदोलन बना के एक नेता को बड़ा नेता बनाने की कोशिश हुई।
लेकिन प्रोडक्ट अगर सही नहीं है तो पैकेजिंग रीपैकेजिंग कैसी भी कर लीजिए, किसकी बात कर रहे हैं नहीं आप? होने वाली। किसकी बात कर रहे हैं? अब जहां तक बात पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, आप ये कौन सी मुझे लगता है कि जिन्होंने हवा बनाई थी और जिनके लिए बनाई थी और किसान को किस तरीके से जाति में बदल दिया गया, वो जानते होंगे इस बात को। मेरा मानना है कि ये बिल्कुल सही कहा उन्होंने। जब वीपी सिंह जी ने अजीत सिंह जी को, स्वर्गीय अजीत सिंह जी को कहा था कि जाकर शपथ ले लीजिए उत्तर प्रदेश में, उनकी जमीन मुलायम सिंह यादव जी ने ही खींची। जब चौधरी चरण सिंह जी इस देश के प्रधानमंत्री थे, इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनको कांग्रेस ने संसद में विजिट नहीं करने दिया, 3 महीने में सपोर्ट खींच लिया गया। तो यह सब हुआ है उनके साथ। और ऊपर से कवाल की जो बात हो रही है लगातार, यह एक सेंटिमेंटल मुद्दा है। सपा ने अलायंस तो जरूर किया है जयंत जी के साथ, जैसा कि श्री गृह मंत्री जी ने कहा था कि गलत घर वो चले गए, लेकिन जाटों का रिप्रेजेंटेशन इस पूरे अलायंस में कहीं नहीं है। स्ट्रेटेजिकली जो सारी सीट्स जाटों के लिए होनी चाहिए थी, वहां पर वो है ही नहीं। और उप मुख्यमंत्री की एक बहुत अच्छी बात की, वो कहते हैं कि संवैधानिक पोस्ट नहीं है। मैंने मान लिया नहीं है, लेकिन सर आप जिस सपोर्ट को सीख कर रहे हैं वेस्टर्न यूपी में, समाजवादी का कोई आधार नहीं है। अगर इस गलत बेमेल गठबंधन को बनाकर आप फिर भी अपने पार्टनर को सही रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो पुष्पेंद्र जी ने जो आज बोला, कल आप यकीन मानिए ये आपको एक जवाब अनुपम जी का, उसके बाद सुब्रत साहब के पास आंधी है वेस्टर्न यूपी में। अनुपम जी, मैं ये कहना चाह रहा था सौरभ जी कि जो पुष्पेंद्र जी ने बात कही कि उप मुख्यमंत्री की बात, ये बात तब उठती जब हमने ये बात रखी होती। हमारे अलायंस में हमारी पार्टी की तरफ से, जयंत जी की तरफ से कभी ऐसे पद की कोई दावेदारी नहीं की गई। और दूसरा हम बता दें, हम लोग जो इस सत्ता परिवर्तन की तरफ बढ़ रहे हैं, उसमें पदों पे बात नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का विकास हो। और पुष्पेंद्र जी को मैं एक बात बता दूं, आप अगर आपको कहीं से मिल सके, वरना मैं भिजवाऊंगा आपको, कि आप पार्टी का लोक संकल्प पत्र देख लें। उसमें हम अपने किसी मुद्दे से भटके नहीं हैं। आप जिस एमएसपी की बात कर रहे हैं, जिस आलू की कीमत की बात कर रहे हैं, जो आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरित प्रदेश के संबंधित और हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, हम उन दोनों बातों पर चल रहे हैं। हमने अपने किसी विषय से कहीं भटकाव नहीं किया है। और रही बात कि ये बात कि उन्होंने उनको धोखा दिया, ये किया, इसका वैसे तो अच्छा उत्तर आपको गांधी जी देंगे, लेकिन फिर भी मैं बता दूं कि कल्याण सिंह जी भारतीय जनता पार्टी से थे, उन्होंने भी अलायंस किया था। आपकी पार्टी में ऐसा पास्ट में बहुत होता रहा है। इसलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि कुछ भी बोलने और कहने से पहले खुद के गिरेबान में झांक के देखिए कि जो एलिगेशंस और जो आरोप आप लगाने जा रहे हैं, उसमें आप कितना खरे उतरते हैं। और मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की पूरी आवाम में हम लोग हैं। दिखाई दे रहा कि गठबंधन किस तरीके से आ रहा है। मुख्यमंत्री में, रक्षा मंत्री में, गृह मंत्री में कैसी घबराहट है, ये उनके स्टेटमेंट्स बता रहे हैं। गृह मंत्री जैसे संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि इस तरीके की भाषा और मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस्तेमाल कर रहा है, इससे पता चल रहा है कि आप एक बात तो आपकी अनुपम जी ठीक है कि बीजेपी के नेताओं की, बीजेपी के लीडर्स की भाषा में खास तौर पर जयंत चौधरी के लिए बड़ा अंतर है, विरोधाभास है। मैं सुब्रत पाठक जी के पास जा रहा हूं। पाठक साहब, एक तरफ तो योगी आदित्यनाथ कहते हैं 2 लड़के आए, क्या कर रहे थे 2013 में, वो जयंत चौधरी का भी नाम उसमें लेते हैं। तो एक तो वो तो हमलावर है, और अमित शाह जी बार बार ये कहते हैं गलत घर में चले गए। वो ये कहते हैं कि जयंत बाबू मुगालते में ना रहे, और जयंत चौधरी कह रहे हैं अमित शाह मुझ पर डोरे डाल रहे हैं। देखो, जयंत चौधरी के पिताजी सदैव कहते थे कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, उसमें बैठा कोई पेशेवर गुंडा। तो कुल मिलाकर पता नहीं किस मजबूरी में ये गठबंधन हुआ, मेरी समझ में नहीं आता। अभी जयंत चौधरी का कुछ ऐसा भी कार्यकलाप भी नहीं जो इनके ऊपर कुछ कहा जा सके। लेकिन निश्चित रूप से अखिलेश जी का पूरा 5 साल का कार्यकाल देखा है, और जिस प्रकार की ये बातें जो अब कर रहे हैं, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब तो ये सब कुछ कर देंगे सरकार के लिए। लेकिन समय ये, जब आपके पास समय था तब आपने क्या किया? तब आपने केवल अपने खानदान, अपने परिवार, रिश्तेदारों के अलावा आपने किसी का विकास नहीं किया। तब विकास के लिए आपको अपना घर परिवार के लोग मिले, और उसके बाद में जो कुछ भी नौकरी के नाम पर आपने एक ही जात के लोगों को दे दिया। किस प्रकार से गुंडा माफियाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में संरक्षण दिया। एक गांव में बैठा हुआ भी एक गुंडा था तो किसी बेचारे गरीब की जमीन पर कब्जा कर लेता था, सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेता था, आपके लोग उसको संरक्षण देते थे। तो जब आपको जब मौका मिला, तब आपने उत्तर प्रदेश में अराजकता को चरम पर पहुंचा दिया। तो इसलिए आप मौका मांग रहे हैं कि हमको एक मौका दे दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आपको जब सरकार थी, आपने कितनी नौकरी दी? अब योगी जी की सरकार ने कितनी नौकरी दी? आप इससे ही तुलना कर लीजिए। आपकी जब सरकार थी तब कहते कहां नौकरी दी, कितनी नौकरी? ये तो रोज पूछते हैं, रोजगार दिए। अरे तो कुल मिलाकर सांसद जी ये तो रोज पूछते हैं कि बता दीजिए कितनी नौकरी दी।
तो हम लोग तो बता रहे हैं ना, हम लोग तो कही ना कि हम लोगों ने 4.5 लाख से भी अधिक नौकरी दी। अखिलेश जी बताए ना, वो 2012 से 17 तक वो मुख्यमंत्री थे, उनके लिए तो कहा जाता था वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं। तो तब क्या किया, एक लैपटॉप कितना गिनाते हैं, तो वो लैपटॉप भी केवल अपनी ही जाति और एक विशेष संप्रदाय को ही बांट दिए, इसके अलावा तो किसी का। अच्छा ठीक है, नहीं ठीक, गांधी साहब मैं आऊंगा आपके पास, गांधी साहब मैं आता हूं आपके पास। में भेदभाव था, ठीक है, जो दंगाइयों को संरक्षण देते थे, महिमा मंडित करते थे, उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? जी सर, ठीक। मैं गांधी साहब आपके पास आता हूं, पूरा मौका आपको मिलेगा जवाब देने का। हमारे साथ आरएलडी के शामली से उम्मीदवार प्रसन्न चौधरी साहब वो जुड़े हैं थोड़ी देर के लिए। प्रसन्न चौधरी जी स्वागत है आपका, मेरी आवाज मिल रही है आपको? हाँ सौरभ भैया मिल रही है। जी। वो प्रसन्न चौधरी जी का एक वीडियो आपने देखा था, उसमें बहुत हंगामा मचा था, जिसमें कोई नाई दसन समर्थक कहता है हम 1 लाख हैं, ये हैं, वो है, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। अब क्या माहौल है जमीन पर प्रसन्न चौधरी जी? यहाँ भाईचारा जिंदाबाद है। स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के अनुयायी योग है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने एक भाईचारा स्थापित किया था जिसमें सलमान और सुनील एक साथ बैठ के ईद मनाते थे, होली मनाते थे, खुशियां मनाते थे, और उस भाईचारे को हम टूटने नहीं देंगे। और जो बीजेपी के मंसूबे हैं, अब की बार गठबंधन को वोट देकर उन मंसूबों को चकनाचूर कर दिया जाएगा। क्या पुष्पेंद्र चौधरी जी बैठे हैं, किसान नेता हैं, ये इनको बड़ी नाराजगी है गठबंधन से? अब मुझे नहीं पता किसे नाराजगी है और किसे नहीं नाराजगी है। यहाँ तो एक तरफा माहौल है, यहाँ बीजेपी के खिलाफ गुस्सा है, और बीजेपी ने जो वादे करे थे वो पूरे नहीं करे। सबसे ज्यादा बड़ा धोखा नौजवानों को मिला है। नौजवानों को ये कहते हैं कि नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन उन्होंने 1 को नहीं दी। यदि नौजवानों ने अपना हक मांगा तो उनके ऊपर पुलिस की लाठियां बरसाई गई। जब एक नौजवान बड़ा होता है, उस पर सारा खर्चा उसका माँ बाप करता है, उसको आस रहती है कि भाई कुछ ना कुछ हमें ये नौकरी लगेगी, कुछ मिलेगा। आप ये बता दो, 5 साल के अंदर रेलवे में कोई भर्ती निकली, बिजली विभाग में कोई भर्ती निकली? आज तक नहीं निकली। संविदा कर्मचारी इन्होंने जो लगाए उन्हें परमानेंट नहीं करा। नहीं, लेकिन ये बीजेपी के लोग जो है ये सबसे बड़ा मुद्दा बना रहे हैं कि हमने भाई कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया, हमारी बेटियां सुरक्षित हैं, बहु बेटियों की इज्जत सुरक्षित है। अरे सौरभ जी इनसे पूछ के देखो, इनको शामली के अंदर जब ट्वेल्व के मोटर स्टार्टर खुल रहे हैं, जब 12 पे जो बिजली के तारे में खुल रहे हैं, ये तो यहाँ तक गिर गए। इनके राज में तो महिलाओं के घर में घुस के बाड़े पाट ले। मेरे पे प्रमाण है, बावड़ी गांव है, बुटराड़ी गांव है, काबड़ोत गांव है। कहाँ ये कानून व्यवस्था की बात करें? नहीं, ये तो रोज एक ही चीज हर नेता, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एक ही बात दोहराता है, इसी बात को मुद्दा बनाया जा रहा है। 1 मिनट में शिवम त्यागी से जवाब लेता हूं आपकी बात का। शिवम जी बताइए, वो तो कह रहे हैं कि हमारे तो ट्यूबवेल सुरक्षित नहीं है, कैसी कानून व्यवस्था? सौरभ जी, मेरा गांव शामली से बस 10-12 किलोमीटर दूर है। मैं बरनावा का रहने वाला हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एक जमाना था उत्तर प्रदेश में जहां ट्यूबवेल पर अगर ऊपर एक कोठरी उसको बोलते हैं, कमरा भी बना दिया तो ईंटें उखाड़ के मोटर निकाल कर ले जाते थे। एक घटना नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसी। ये तो वेस्ट छोड़ दीजिए, ईस्ट में भी ऐसा हाल नहीं है। वो विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी है, जनता को बताना समझाना उनका काम है, लेकिन ये सच्चाई है। मैं तो खुद कहता हूं कि अगर जैसे कि इनके, मैं बीच में नहीं बोलना चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अगर विधायक का चुनाव नहीं होता और आचार संहिता नहीं लगी होती तो प्रसन्न चौधरी जी को जिस तरीके से थ्रेट दी गई थी, धमकाया गया था अभी पिछले दिनों एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के द्वारा, अगर योगी जी की सरकार होती उस समय और इलेक्शन कमीशन नहीं होता तो उस पर भी कार्रवाई करते हैं। प्रसन्न चौधरी भी उत्तर प्रदेश के ही नागरिक हैं, और अगर इनको कोई कहता है कि हम देर से जुड़े, 1 मिनट। हाँ, प्रसन्न चौधरी क्या कह रहे हैं? उनको भी शिवम जी, प्रसन्न चौधरी बोलिए। हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ाना चाहते हैं, हमें बिरादरी में बांटना चाहते हैं। तो आप कह रहे हैं पूरी एकता है वहां पर? हेलो, पूरी एकता है बिरादरी में, तो आप बांट रहे हैं। पूरी एकता, भाईचारा जिंदाबाद है। बताइए पुष्पेंद्र जी, सहमत हैं आप? हेलो, देखिए ऐसा है कि मैं बहुत स्पष्ट कर चुका हूं कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो कॉन्सेप्ट था वो चौधरी चरण सिंह जी का, जिनके हम अनुयायी हैं, उनका था। लेकिन उसको खंडित करने का योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र के माध्यम से जो कवाल कांड मुजफ्फरनगर कांड में हुआ था वो इसी पार्टी ने किया था। और प्रसन्न चौधरी जी भी कुछ महीने पहले मुझे फिर बीच में बोलना पड़ेगा, ये गलत लोग हैं। अरे ये बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने किया था। ये तो किसान आंदोलन के नेता थे प्रसन्न जी, ये तो किसान आंदोलन के नेता थे पुष्पेंद्र जी। प्रसन्न भाई आप हिंदुस्तान, हमारा ये कहना था कि ये जो मौका मिला था इतिहास उठा के देख लो, जब भी ये इसके माध्यम से किसान राजनीति को पूरे प्रदेश में खड़ा कर सकते थे।
किसान आंदोलन ने इतनी ताकत इनको सौंप दी थी कि ये जो है इंडिपेंडेंट तरीके से अपनी पार्टी को और किसान राजनीति को पुनः स्थापित कर सकते थे। लेकिन इतना बड़ा मौका इन्होंने छूट दिया है। केवल हमारा ये कहना है बीजेपी के लोगों ने यहाँ हिंदू मुस्लिम कराई है। बीजेपी हिंदू मुस्लिम करा रही है, आप कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं वो कामयाब हो नहीं रही इसमें। ठीक है, एक मिनट सुब्रत साहब, ये आरोप है। सुब्रत जी, आप पर आरोप लगा रहे हैं, ये आरएलडी के उम्मीदवार हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आप बंटवारा आप धर्म के नाम पर खाई बनाना चाहते हैं, बंटवारा कराना चाहते हैं, लेकिन वो होगा नहीं। देखो, ये जिस प्रकार के आरोप हमारे ऊपर लगाते रहे, हमने लोगों ने कभी जाति धर्म की राजनीति नहीं की। भारतीय जनता पार्टी सदैव राष्ट्रवाद की राजनीति करती है, वही राजनीति करते हम लोग आए हैं। तो उसी के कारण हमारा तो सिर्फ एक ही जो ध्येय है कि हम लोग सबको एकजुट करें, और हम सबको एकजुट करने का काम कर भी रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों ने जो जोड़ तोड़ की राजनीति करते हैं कि जब वोट तो मांगते हैं जाति के नाम पर, वोट अपनी जाति के नाम पर मांगते हैं, और जब चुनाव आता है तो मुसलमानों के लिए मांगते हैं। तो ये इस तरीके का इनका ये भाईचारे के नाम पर गौरव के घर, जब गौरव की हत्या हुई, तब कहाँ थे ये लोग? इन लोगों को जाना चाहिए था। इन लोगों ने आज तक उसमें क्यों नहीं गए? उनके लिए न्याय क्यों नहीं मांगी? जब किसी की बहन के साथ में उसको अपमानित किया जाता है, साबित करके और अपनी बहन के लिए कोई अगर अपनी बहन के अपमान की बात कहने जाता है, ऐसी उसकी घटना को हत्या कर दी जाएगी। अच्छा, एक मिनट सर, सुब्रत साहब, ठीक है, आपकी बात आई। प्रसन्न चौधरी जी बात सुनिए। आपने कहा कि वहां पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, लेकिन हो नहीं रही। लेकिन मैं, क्योंकि आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे वो वीडियो जो आपका आया था उसमें एक आदमी कह रहा था वो चौधरी नाहिद हसन के साथ गलत हो रहा है, उसके साथ कुछ गलत हुआ तो हम यहां गलत कर देंगे, हम वहां 1 लाख हैं, ये यहां 27-28 हजार हैं। तो जाति धर्म की बात तो उसमें हो रही थी। नहीं, जाति एक बात बताओ, वहां कोई बड़ी सभा नहीं थी, उसकी वीडियो को किसने वायरल करा, उसे मोहरा किसने बनाया, वहां बैठ के घर में कोई बात हो रही होगी, वो तो घर में सबके बात चलती रहती है। अब जाति धर्म की हम बात ही नहीं करते, जाति धर्म की बात ये करते हैं। और हमेशा आपने देखा होगा जाति की बात कौन करेगा? जाट में अब इन्हें सपने में भी जाट याद आने लगे, अब ये सपने में चौधरी जय सिंह दिखने लगे। मैं जाने से पहले एक फाइनल कमेंट अब्दुल हफीज गांधी साहब को लेना चाहता हूं कि बहुत कुछ आपकी पार्टी के बारे में कहा था सांसद जी ने, तो अंतिम आज के कमेंट आपका। सौरभ जी, इतना ही कहूंगा कि यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कुछ 5 साल में किया होता तो शायद इनको पोलराइजेशन की और ध्रुवीकरण की जरूरत ना पड़ती। आज ये ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे काम गिनाइए, आपको 5 साल लगे एक एक्सप्रेस वे बनाने में, वो भी इनकम्प्लीट है। हमने 23 महीने के अंदर खड़ा कर दिया था आगरा एक्सप्रेस वे। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि ये पोलराइजेशन से बाहर आइए और अपने जो है मुद्दे जो जनता में है, जो दिनचर्या है, जो हमारी लाइफ से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने की कोशिश कीजिए। सकारात्मक पॉलिटिक्स कीजिए, नकारात्मक पॉलिटिक्स में कुछ नहीं रखा है। सुब्रत साहब, अब्दुल हफीज गांधी जी, प्रसन्न चौधरी जी, शिवम त्यागी जी, पुष्पेन चौधरी जी, अनुपम मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद। आपका समय इतना ही था आज हमारे पास। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।